मित्रों, पिछले वीडियो में हमने रोजनामचा के सवाल हल किए थे और उसमें हमने उधार जमा नियम के आधार पर प्रश्नों को हल किया था। तो उसके अंदर जैसे हमने कुछ लोन किससे संबंधित व्यवहार थे, कुछ सामान्य व्यवहार थे, ऐसे हमने लिए थे। अब ऐसे हम स्टेप बाय आगे बढ़ेंगे। अब हम आज ले रहे हैं बैंक के व्यवहार। तो हमारे स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 8 है बैंक के व्यवहार, उनसे संबंधित व्यवहार है। निम्नलिखित व्यवहारों को कृष्णा की बही में रोजनामचा लिखो। तो यहाँ पर व्यापारी का नाम है कृष्णा और उसके बही में रोजनामचा लिखना है। व्यवहार समझिए जरा। 2014 का वर्ष है और मार्च 1 20,000 बैंक में भरकर खाता खुलवाया। यहाँ पर आपको समझना है, बैंक में भरेंगे तो बैंक व्यक्ति खाता है और व्यक्ति खाता का नियम कहता है बैंक लेने वाले उधार। तो बैंक खाता उधार और हमने 20,000 रोकड़ भरा है तो रोकड़ माल संपत्ति खाता है, धंधे से जाए तो जमा। तो बैंक खाता उधार रोकड़ खाते का, इस तरह से इसकी एंट्री होगी। तो यहाँ देखिए हमने एंट्री यहाँ लिखा हुआ है इसकी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बैंक खाता उधार 20,000 और रोकड़ खाते का 20,000। विवरण में बैंक में रोकड़ भरे, ऐसा संक्षिप्त विवरण आपको देना है। तो 1 तारीख का ही व्यवहार हुआ इस तरह से, बिल्कुल सिंपल एंट्री है ये। उसके बाद देखिए 5 तारीख को श्री हरि के पास से 5,000 का चेक मिला जो तुरंत बैंक में भर दिया। यहाँ पर देखिए बैंक में भरेंगे तो बैंक लेने वाली बैंक व्यक्ति और श्री हरि व्यक्ति, दोनों व्यक्ति खाते हैं। तो बैंक लेने वाली, श्री हरि देने वाला, क्योंकि उसके पास से प्राप्त हो रहा है। तो बैंक खाते उधार, श्री हरि खाते जमा और अमाउंट होगी 5,000। ये देखिए यहाँ पर बैंक खाता उधार 5,000 और श्री हरि खाते का 5,000। विवरण में श्री हरि के पास से प्राप्त चेक बैंक में भरे, इस तरह हम लिख सकते हैं विवरण बना करके। अगली तारीख उसके बाद आती है, वो है 6 तारीख। 6 तारीख को रमन लाल के पास से वसूली के रूप में 2,000 का चेक मिला। अब यहाँ हमको चेक मिला तो उसको हम बैंक में भरेंगे। तो एक तो बैंक लेने वाली बनेगी और दूसरा रमन लाल देने वाला बनेगा। तो यहाँ भी वही एंट्री बनेगी, बैंक खाता उधार और रमन लाल देने वाले खाते जमा। तो ये एंट्री देखिए यहाँ पर हमने बैंक खाता उधार 2,000 और रमन लाल खाते का 2,000, इस तरह से चेक प्राप्त हुआ, उसकी एंट्री हमने बता दिया। अब देखते हैं, रूपाली को 14,000 का माल बेचा, आधी रकम चेक से मिला जो बैंक में भरा। यहाँ पर बिक्री हुई है, हमने नियम में देखा है बिक्री माल संपत्ति खाता, माल जाए तो जमा। तो बिक्री खाता जमा होगा 14,000 और आधी रकम यानी 7,000 का चेक मिला तो बैंक लेने वाली बनेगी। तो बैंक खाता उधार और बचा आधी रकम, वो रूपाली के प्रति हमारा क्या बन गया, लेना बन गया। तो इस तरह से बैंक खाता उधार 7,000, रूपाली खाता उधार 7,000 और बिक्री खाते का 14,000। तो ऐसी एंट्री इसमें लिखेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से लिखा हमने, बैंक खाते उधार 7,000 जो हमने बैंक में भरा वो, और जो रकम हमको नहीं मिली है अभी साख पर है, तो रूपाली खाते हमारा लेना बना रूपाली के प्रति। तो रूपाली खाते उधार 7,000 और हमारे यहाँ से बिक्री हुई 14,000। तो बिक्री खाते का 14,000। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, इसमें व्यवहार। दीप कला के में से 10,000 का माल खरीदकर आधी रकम चेक से चुकाया। अब यहाँ बिक्री था, यहाँ खरीदी हो गया है। तो खरीदेंगे तो माल आएगा, उधार करेंगे तो खरीद खाता उधार हुआ और आधी रकम चेक से दिए तो बैंक देने वाली बैंक खाते जमा हुआ और बाकी आधी रकम हमारा पेमेंट होना बाकी है तो दीप कला के प्रति हमारा देना बनेगा। तो दीप कला खाते इसको हम क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। इस तरह से खरीद खाते उधार, बैंक खाते का और दीप कला खाते का। तो इसकी एंट्री में प्रविष्टि इस तरह लिखेंगे। 12 तारीख को बैंक खाता इसमें पेमेंट करेंगे, खरीद खाता उधार, खरीद खाता उधार, और यहाँ मैंने माल खरीदा है 10,000 का और आधी रकम का पेमेंट हमने कर दिया है चेक से। तो बैंक देने वाली बनेगी, तो बैंक खाते का आधी रकम जो पेमेंट किया वो 5,000 और आधी रकम हमारी बाकी है तो हमारा दीप कला के प्रति देना बनेगा। तो दीप कला खाते का, दीप कला खाते का, तो ये 5,000। ठीक है। तो इस तरह से 10,000 का माल खरीद करके आधी रकम का हमने चेक से भुगतान कर दिया, इसका मतलब ये हो गया। फिर आगे देखते हैं, आगे है व्यवहार का 15 तारीख का। घर खर्च के लिए 400, ऑफिस खर्च के लिए 800 बैंक में से चेक से निकाले। अब देखिए बैंक में से
आप मतलब निकाल रहे हैं तो बैंक देने वाली हुई, तो बैंक को कुल कितना देने वाली बनेगी, 800 और 400 दोनों मिला के 1200। तो बैंक में से 1200 निकाला जा रहा है, तो बैंक देने वाली 1200, उसमें घर खर्च यानी आहरण हुआ, और ऑफिस खर्च यानी अपना धंधे का है तो ऑफिस खर्च। तो आहरण खाते उधार 400, ऑफिस खर्च खाते उधार 800, और बैंक देने वाली बैंक खाते जमा 1200। इस तरह इसकी एंट्री होगी, प्रविष्टि होगी। तो इसकी एंट्री लिखेंगे, आहरण खाते उधार, जो घर खर्च के लिए निकाला उसको आहरण खाते उधार 400 रुपया, ऑफिस के लिए निकाला तो उसकी एंट्री बताएंगे, तो ऑफिस खर्च खाते उधार, खर्च खाते उधार यहाँ लिख देते हैं, आप कहीं भी लिख सकते हो इसको उधार, और बैंक खाते का, बैंक खाते का। इस तरह से ऑफिस खर्च था 800 और दोनों मिला के बैंक खाते से निकाला हमने 1200। तो ये एंट्री हो गई इसकी, तो ये प्रविष्टि हो गई। फिर उसके बाद अब अगला व्यवहार चलते हैं। वो व्यवहार नंबर है, तारीख है 18। जीवन बीमा प्रीमियम 300, आग का बीमा प्रीमियम 450 चेक से चुकाया। अब यहाँ पर दोनों पेमेंट बैंक से चेक से दे रहे हैं, तो बैंक देने वाली बनेगी, तो बैंक खाता जमा होगा 300 और 450 दोनों जोड़ देंगे तो 750 रुपया। अब यहाँ ध्यान रखना, जीवन बीमा, जीवन बीमा यानी मालिक का निजी खर्च मानने का है आपको, तो आहरण बोलेंगे इसको हम। जीवन बीमा हमेशा आहरण लिखना, तो आहरण खाता उधार 300, और आग का बीमा प्रीमियम है तो बीमा प्रीमियम लिख सकते हैं, तो ये भी खर्च है धंधे का, तो बीमा प्रीमियम खाते उधार 450 और बैंक खाते जमा, जो देने वाली बैंक है, तो दोनों का टोटल। तो यहाँ पे एंट्री करते हैं इसके अंदर 18 तारीख को आहरण खाते उधार, आहरण खाते उधार, बीमा प्रीमियम खाते उधार, जो आग का बीमा है वो, बीमा प्रीमियम खाते उधार, और बैंक से चुका रहे हैं चेक से, तो बैंक देने वाली बनेगी, तो बैंक खाते का। रकम लिख देंगे, जीवन बीमा है 300 और आग का बीमा है 450, और दोनों मिला के हुआ 750। विवरण में जीवन बीमा और आग का बीमा चेक से चुकाई। फिर उसके बाद देखिए 18 के बाद 20 तारीख, बैंक ने 25,000 बैंक ओवरड्राफ्ट मंजूर किया। अब यहाँ आपको समझना है कि बैंक ने अभी ओवरड्राफ्ट मंजूर किया, अभी हमारा लेन देन हुआ नहीं है, तो ये बिन आर्थिक व्यवहार है। तो देखो इस तरह हम दर्शा देंगे यहाँ पर 20 तारीख को बिन आर्थिक व्यवहार, और बिन आर्थिक व्यवहार का लेखा नहीं होता है, खाली उसको हमने सूचना में लिख दिया, हो गया पूरा। उसके बाद तारीख आता है 25 तारीख, बैंक ने ब्याज का 250 जमा किया और बैंक खर्च का 100 रुपया उधार किया। यहाँ पर बैंक में एंट्री हो रही है, तो पहले तो ब्याज का जमा किया, तो ब्याज हमारी आवक है, तो वो फिर हम वहाँ क्या करेंगे, बैंक लेने वाली हुई, ब्याज को जो है जमा करने वाली है, तो ये व्यवहार बैंक में हो रहा है और हमारी इनकम है, तो ब्याज जमा होगा तो सामने बैंक खाता उधार होगा। बैंक खर्च देखिए, बैंक खर्च हमारा खर्च लिखा हुआ खर्च है, तो उधार होगा, तो सामने बैंक खाता जमा होगा, तो यानी सामने आपको बैंक खाता लिख देना है। तो पहले तो बैंक ने ब्याज का 250 जमा किया, तो यहाँ तारीख हम लिखेंगे 25 तारीख को, यहाँ पर बैंक खाते उधार, बैंक खाते उधार, और ब्याज खाते का, बैंक ने ब्याज जमा किया उसका, ब्याज खाते का रकम है, रकम इसका है 250, 250, ठीक है। उसके बाद अब विवरण में बैंक ने ब्याज जमा किया। अब दूसरा इसी में है बैंक चार्ज, बैंक ने बैंक खर्च जो है बैंक ने उधार किया, तो फिर खर्च हम उधार करेंगे, तो यहाँ पर उधार करेंगे। फिर से दूसरी एंट्री उसी तारीख को, बैंक खर्च खाते उधार, बैंक खर्च खाते, खर्च या चार्ज जो भी लिखो, खर्च खाते उधार, और सामने कौन सा खाता, बैंक खाता। ये व्यवहार बैंक में हुआ इसलिए सामने बैंक खाता, बैंक खाते का, और बैंक खर्च हुआ है 100 रुपया, यहाँ हम दर्शा देंगे 100 रुपया। इस तरह से
एक ही तारीख में दोनों एंट्री बता दिए और खाते अलग अलग हो रहे थे, नहीं तो संयुक्त एंट्री भी हो जाती। और उसके बाद अब अगला व्यवहार है 31 तारीख को मालिक के पुत्र के विदेश प्रवास के लिए 5,000 का चेक धंधा से दिया। अब यहाँ प्रवास है और यहाँ शब्द देखिए रिलेशन पुत्र, तो रिलेशन में है तो घर खर्च ही होगा हमेशा, और घर खर्च यानी आहरण हुआ, तो सीधा आहरण खाते उधार, चेक दिया तो बैंक खाते का। तो यहाँ पर आहरण खाते उधार बैंक खाते का और रकम है 5,000 रुपया, वो दर्शा देंगे यहाँ पर 5,000 और यहाँ भी रकम 5,000। ठीक है, और इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सारा व्यवहार का टोटल यहाँ पर कुल योग करके लिख देंगे और इस तरह हमारे प्रश्न कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब आगे देखते हैं। तो आगे आपको इसमें दिया हुआ है सवाल नंबर 9, माल के व्यवहार। अब यहाँ माल संबंधी व्यवहार दिए गए हैं। निम्नलिखित व्यवहारों को रमेश के रोजनामचा में लिखो। तो आपको रमेश का रोजनामचा बनाना है वर्ष 2014 अप्रैल। तो देखिए 1 तारीख को रोकड़ खरीदी 15,000, रोकड़ बिक्री 14,000। यहाँ दोनों रोकड़ व्यवहार हैं। तो खरीदी में हम जानते हैं कि माल आता है तो खरीद खाता उधार होता है, रोकड़ जाएगी रोकड़ खाता जमा होगा। बिक्री में भी जानते हैं कि बिक्री से माल जाएगा तो बिक्री खाता जमा होगा, रोकड़ खाता उधार होगा। अब दोनों की एंट्री हम अलग अलग दर्शाएंगे। 2014 अप्रैल की एंट्री है इसमें। तो यहाँ देखिए 2014 1 अप्रैल को पहले खरीदी की एंट्री कर लेते हैं। तो यहाँ पर खरीद खाते उधार रोकड़ खाते का ऐसी एंट्री बनाएंगे। तो वो एंट्री यहाँ लिखते हैं, खरीद खाते उधार, खरीद खाते उधार रोकड़ खाते का, रोकड़ खाते का, ये एंट्री हो गई। और रकम है 15,000, यहाँ उधार में 15,000 और जमा में 15,000। विवरण में माल खरीदा या माल रोकड़ से खरीदा ऐसा लिख सकते हैं। फिर उसी तारीख को बिक्री हुई है तो बिक्री में रोकड़ आएगी, तो रोकड़ आएगी तो रोकड़ खाता उधार हो जाएगा। नियम के अनुसार दोनों माल संपत्ति खाता है, तो रोकड़ खाता उधार और माल जाएगा बिक्री खाते का, बिक्री खाते का। रकम हो गया इसमें 14,000, तो उधार में 14,000 और जमा में 14,000। किस तरह से माल बेचा या माल रोकड़ से बेचा ऐसा एंट्री करेंगे। फिर अब देखिए अगला इसमें 10,000 का निजी माल स्टॉक धंधे में लाए। मालिक धंधे में कोई निजी माल संपत्ति रोकड़ लाता है तो उसको पूंजी कहा जाता है, जैसे हमने आगे देखा। तो यहाँ 5 तारीख को पूंजी आ रही है, तो कौन सी पूंजी है वो, माल स्टॉक। तो माल स्टॉक खाता उधार कर देंगे और पूंजी खाता जमा कर देंगे। तो इसकी एंट्री हम करेंगे 5 तारीख को, माल स्टॉक खाते उधार, माल स्टॉक खाते उधार और पूंजी खाते का, पूंजी खाते का। और माल स्टॉक की कीमत है 10,000, तो यहाँ 10,000 बता देंगे उधार में और 10,000 जमा में। इस तरह माल स्टॉक धंधे में लाए। फिर उसके बाद आता है अगला व्यवहार है 7 तारीख को 12,000 का माल हर्ष के पास से खरीदा। अब यहाँ पर हर्ष के पास से माल खरीद रहे हैं तो अपने खरीद खाते से माल आएगा उधार, और व्यक्ति ये रोकड़ व्यवहार नहीं है तो व्यक्ति का नाम आएगा हर्ष, तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, हर्ष खाते जमा करेंगे क्योंकि हर्ष देने वाला हुआ। तो इसकी एंट्री में यहाँ करेंगे 7 तारीख को खरीद खाते उधार हर्ष खाते का, खरीद खाता उधार और हर्ष खाते का, हर्ष दे। आपको नियम समझ में आ गया है तो आपके लिए सवाल बहुत आसान हो जाता है ये। तो अब यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे इसकी 12,000 उधार में और 12,000। फिर उसके बाद 10 तारीख को है अगला व्यवहार, हर्ष के पास से खरीदे माल में से आधा माल नुकसानी होने से वापस किया। अब यहाँ पर अपने माल वापस करेंगे तो हर्ष लेने वाला बनेगा, तो हर्ष व्यक्ति है उधार हो जाएगा और हमारा माल वापस जाएगा तो माल खाता जमा होगा। कौन सा माल हुआ है, जो हमने माल खरीदा था वो माल है। तो जब हमने खरीदा माल वापस कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम, खरीद वापसी खाता बोलेंगे। तो हर्ष खाते उधार खरीद वापसी खाते का, ऐसी एंट्री बनेगी 10 में। तो यहाँ पर हर्ष लेने वाला
हर्ष खाते उधार और खरीद वापसी खाते का, खरीदा माल वापस जा रहा है तो खरीद वापसी खाते का, खरीद वापसी खाते का, और उसमें से आधा माल है तो आधा माल की कीमत इसमें होगी 6,000। 6,000। फिर उसके बाद देखिए तारीख अगली है 12 तारीख को, रमीला के पास से 10,000 का माल खरीदा, आधी रकम चेक से चुका दिया। तो यहाँ पर देखो अब खरीद रहे हैं तो खरीद खाता उधार हो जाएगा और आधी रकम चेक से चुकाएंगे तो बैंक खाता जमा हो जाएगा और आधी रकम हमारा रमीला का प्रति देना बनेगा तो रमीला खाता जमा होगा। तो पहले तो हम खरीद खाता उधार करेंगे, इसमें 10,000 यहाँ पर खरीद खाता उधार 12 तारीख को, खरीद खाता उधार और अमाउंट इसमें हम बताएंगे खरीदी जो हमारी हुई वो, तो खरीद खाता उधार कुल कितना हुआ 10,000। उसमें से हमने आधी रकम चुका दिया है चेक से तो बैंक देने वाली बैंक खाते का आधी रकम यानी 5,000 और आधी रकम जो बची वो हमारा रमीला के प्रति देना बना तो रमीला खाते का आधी रकम 5,000। इस तरह से विवरण में माल खरीद कर आधी रकम चेक से चुकाए। फिर उसके बाद आता है अगला व्यवहार। इसके बाद तारीख 15 पहले लेंगे। 15 में रमीला के पास से खरीदा माल 30% लाभ चढ़ा करके 10% व्यापारी बट्टा से मीता को बेचा। अब यहाँ हमको पहले क्या करना है, देखिए यहाँ समझ लीजिए 10,000 का माल है तो 10,000 के माल पर हम लाभ चढ़ाएंगे इसमें 30%, तो 30% इसका लाभ चढ़ेगा और फिर उस पर 10% व्यापारी बट्टा माइनस होगा। तो इसकी गणना आप इस तरह से करोगे सिंपली, अगर कैलकुलेटर से कर रहे हो तो 10,000 प्लस 30%, 10,000 प्लस 30% और माइनस 10%, तो आपको रकम आ जाएगी। और सिंपली वैसे गणना करना हो तो 10,000 का 30% करेंगे 3,000 आएगा, 13,000 हुआ। अब 13,000 का 10% 1,300 हुआ तो 13,000 में 1,300 माइनस कर दो, तो 13,000 में 1,300 माइनस कर देंगे तो रकम आएगी 11,700। तो ये व्यवहार 11,700 का बना। अब यहाँ पर माल बेच रहे हैं, मीता लेने वाली हुई तो मीता खाते उधार बिक्री खाते का, ऐसे एंट्री आएगी। तो यहाँ लिखेंगे 15 तारीख को मीता खाते उधार, मीता खाता उधार और बिक्री खाते का, बिक्री खाते का, और रकम यहाँ पर हम कितना निकालेंगे इसको 11,700, 11,700। गणना आपको मैंने बताया उसी तरह से करना है। या तो आप क्या करें कि 10,000 और उसमें 30% प्लस कर दें, 10,000 में 30% प्लस करेंगे तो 10,000 और 30% यानी 3,000 यानी बराबर कितना हुआ 13,000 हो जाएगा। और फिर उसमें से माइनस करें 10%, तो 13,000 का 10% करेंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ 1,300 माइनस हो जाएगा, बराबर 1,300 माइनस हो जाएगा और फिर जो घटाएंगे रकम वो रकम आपकी 11,700 आ जाएगी। तो इस तरह से आपको ये गणना करना हो तो कर सकते हैं, कैलसी से आपको करना है। और उसके बाद आप अगला व्यवहार देखिए। अगला व्यवहार है मीता ने 1,000 का माल वापस किया। अब मीता यहाँ देने वाली है तो देने वाला जमा होगा और माल वापस आ रहा है तो हमें माल बेचा था तो ये माल वापस आ रहा है, जिसको हम क्या बोलेंगे बिक्री वापसी बोलेंगे या बिक्री माल वापसी। तो बिक्री माल वापसी खाते उधार मीता खाते का, बिक्री माल वापसी या बिक्री वापसी खाते उधार और मीता खाते का, देने वाले खाते जमा, मीता खाते का रकम 1,000, 1,000। फिर अब अगला व्यवहार है 20 तारीख का। कल्पना को 20,000 का माल
10% व्यापारी बट्टा और 5% रोकड़ बट्टा से बेचा। तो यहाँ देखिए समझिए, कल्पना को 20,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा, तो 20,000 का 10% करेंगे 2,000 आएगा, तो 2,000 इसमें माइनस हो जाएगा, तो 18,000 बचा। अब 18,000 जो बचा उसमें 5% रोकड़ बट्टा से बेचा, ऐसा बोला इसके अंदर। तो 5% रोकड़ बट्टा करेंगे इसके अंदर, तो यहाँ पर रोकड़ बट्टा 5% मतलब करेंगे तो उसका 18,000 का 5% करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखिए, कल्पना को 20,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा और 5% रोकड़ बट्टा से बेचा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं बोलेगा रोकड़ से बेचा या चेक से बेचा, यानी यहाँ पर कैश ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है। ये व्यवहार कैसा हुआ, उधार। उधार व्यवहार में रोकड़ बट्टा नहीं कटेगा। अगर कटता तो 18,000 का 5% हम माइनस करते। तो यहाँ पर हमको रोकड़ बट्टा नहीं काटना है, खाली कौन सा बट्टा माइनस करना है, व्यापारी बट्टा। क्योंकि व्यापारी बट्टा दोनों व्यवहार में देते हैं, चाहे वो रोकड़ व्यवहार हो चाहे वो उधार व्यवहार हो। तो खाली व्यापारी बट्टा माइनस करेंगे, रोकड़ बट्टा माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि यह रोकड़ व्यवहार नहीं है। अब रोकड़ व्यवहार नहीं है तो इसमें अपने एंट्री करेंगे, माल बेचने की तो बिक्री खाता जमा होगा, माल जाएगा, और लेने वाले कल्पना खाते उधार। तो ऐसी एंट्री बनेगी, कल्पना खाते उधार बिक्री खाते का। कल्पना खाता उधार, व्यापारी बट्टा काट के रकम हो रही है 18,000। 20,000 का 20,000 का 10% माइनस किए 2,000, 18,000। और बिक्री खाते का, बिक्री खाते का, और रकम यहाँ पर 18,000। तो इस तरह से रोकड़ बट्टा हमको यहाँ नहीं काटेंगे, क्योंकि रोकड़ व्यवहार नहीं है। फिर उसके बाद है आग में 2,000 का माल जल गया, जिसका बीमा कंपनी ने 1,000 का दावा स्वीकार किया। अब यहाँ पर आग से माल जल गया, तो यहाँ पर 2,000 का माल धंधे में बिक्री के अलावा की जावक है, अन्य जावक कहते हैं इसको। तो इसको हम कोई भी अन्य रूप से माल जाए बिक्री के अलावा तो उसको हम खरीद खाता कहेंगे। तो यानी इसको हम खरीद खाते जमा कर देंगे। तो ये माल जा रहा है तो खरीद खाता जमा हो जाएगा। बीमा कंपनी दावा मंजूर किया है, अभी हमको पैसा मिला नहीं है, तो बीमा कंपनी के प्रति हमारा लेना बनेगा। तो बीमा कंपनी खाता उधार करेंगे, और 2,000 के सामने 1,000 बीमा स्वीकार हुआ, तो नुकसान कितने का हुआ, 1,000 का। तो 1,000 हमारा वो नुकसान माना जाएगा। तो इस तरह से उसको हम नुकसान के रूप में यहाँ पर बताएंगे। तो इस तरह अब इसके अंदर एंट्री बताएंगे आग से नुकसान का। तो सबसे पहले तो बीमा कंपनी का लेना बना हमारा के प्रति, तो बीमा कंपनी खाता उधार करेंगे। तो यहाँ पर एंट्री होगी 22 तारीख को, बीमा कंपनी खाते उधार, बीमा कंपनी खाता उधार, खाता 1,000 लेना हुआ और नुकसान हुआ, तो आग से नुकसान खाते उधार, आग से नुकसान खाता उधार 1,000, और खरीद खाते का, जो माल नुकसान हुआ सब, खरीद खाते का रकम है 2,000। इस तरह से इसकी एंट्री हुई। 2,000 का माल आग से जला, बीमा कंपनी ने 1,000 का दावा स्वीकार किया। फिर उसके बाद अगला व्यवहार है, और वो तारीख है 25 तारीख। 500 का माल बरसात में भीग गया और बेचने से 200 मिले। अब यहाँ देखिए, बरसात से भीग गया तो यहाँ भी माल की जावक हो रही है। तो माल की जावक हो रही है तो यहाँ भी खरीद खाता आएगा इसके अंदर। और दूसरा, उसको हमने बेच दिया तो बेचने से हमको 200 मिला, तो 200 रुपया रोकड़ आवक हो गई इसके अंदर, बराबर। तो 500 का माल भीग गया, उसमें से 200 रोकड़ मिल गया, तो नुकसान कितना हुआ, 300 रुपया हुआ। तो रोकड़ आए तो उधार, इसके अंदर भी एंट्री करेंगे रोकड़ खाते उधार, रोकड़ खाते उधार, खाते उधार। अपने को जो माल बेचने से मिला रकम वो, तो रोकड़ खाते उधार यहाँ बताएंगे 200, और वर्षा से नुकसान खाते उधार, भीग गया न इसलिए, वर्षा से नुकसान खाते उधार 300 का नुकसान कहा जाएगा। और कुल माल जो भीग गया उसके लिखेंगे खरीद खाते का, माल की जावक अन्य रूप से, खरीद खाते का 500।
इस तरह से यहाँ पर ये दर्शा देंगे रकम। फिर अगला व्यवहार देखिए, 300 का माल नमूना के रूप में मुफ्त बांटा, मुफ्त मिला, ऐसा दिया हुआ है। तो नमूना के रूप में माल मुफ्त मिला हो तो वो बिन आर्थिक होता है। यहाँ लिख देना है बिन आर्थिक व्यवहार, क्योंकि उसमें हमने कोई ट्रांजेक्शन हमारा नहीं हुआ है, खाली हमको कोई माल देकर चला गया। तो यहाँ पर 300 का माल नमूना के रूप में मुफ्त मिला, ये बिन आर्थिक व्यवहार हुआ। 29 तारीख, 250 नमूना के रूप में मिला माल 400 में बेचा। अब देखिए यहाँ पर ये तो अनार्थिक बिन आर्थिक व्यवहार है। जो अपने को यहाँ माल मिला है 250 का नमूना का माल मिला है, ये मिला वो बिन आर्थिक है, लेकिन ये जो 400 में बेचा वो आर्थिक हो जाएगा, क्योंकि हमारे धंधे में रोकड़ आएगी 400 की। तो रोकड़ आएगी तो रोकड़ खाते उधार, और यहाँ पर अपने 400 रुपये में उसको हमने बेच दिया, तो इसको हम बिक्री के रूप में दर्शा देंगे। तो रोकड़ खाते उधार बिक्री खाते का ऐसी एंट्री लिख देंगे यहाँ पर। तो 29 तारीख को यहाँ पर रोकड़ खाते उधार, रोकड़ खाते उधार और बिक्री खाते का, बिक्री खाते का, और कितने का बेचा उसको, 400। इस तरह से रोकड़ में अगर हमको माल मुफ्त मिलता है तो वो हमारा बिन आर्थिक व्यवहार होगा, लेकिन अगर उसको हम बेच दे रहे हैं, हमको कम उसमें इनकम हो रही है, तो फिर उसको हम आवक के रूप में एंट्री करेंगे। अंतिम व्यवहार देखिए, 1000 की मूल कीमत के बदले 1500 का मोबाइल खरीदा। तो यहाँ पर आपको समझना है कि मोबाइल अपना साधन संपत्ति के रूप में है, आएगा तो उधार हो जाएगा, और बदले में हमारा माल जा रहा है, तो माल जाएगा तो उसको हम क्या मानेंगे, खरीदी, जैसे अन्य रूप से माल गया, ऐसा। ये विनिमय का व्यवहार भी कह सकते हैं इसको। तो इस तरह से इसकी एंट्री करेंगे। तो इसकी एंट्री इस तरह होगी, मोबाइल को संपत्ति गिनेंगे तो आए तो उधार, तो मोबाइल खाते उधार, और बदले में माल जाता है तो खरीद। यहाँ पर मोबाइल खाते उधार, मोबाइल खाते उधार, और खरीद खाते का, माल जा रहा है तो खरीद खाते का, और कितने का है यहाँ पर कीमत आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। तो कीमत इसके अंदर आपको देखना है इस प्रश्न में, माल कितने का है, 1000 का, मोबाइल कितने का, 15, लेकिन अपने माल का जो ट्रांजेक्शन हुआ वो 1000 का ही है, तो 1000 रुपये ध्यान मिलेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 1000, ठीक है। इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया, और फिर आप कैलकुलेटर से दोनों पक्ष का योग करेंगे तो इक्वल आएगा, तो कुल योग लिख करके सवाल उसको पूरा कर देंगे। तो इस तरह से आपके ये 2 प्रश्न कंप्लीट हो गए, जिसके अंदर बैंक का व्यवहार भी हो गया और माल संबंधी व्यवहार भी हो गया, और इसको आप ध्यान से पढ़ करके और उसके बाद व्यवहार करेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। धन्यवाद। अब आगे हम सीखते हैं इसमें जो है माल के व्यवहार के बाद उपज खर्च के व्यवहार हम देखते हैं इसके अंदर। अब तो उपज खर्च के व्यवहार आप देखिए, इसमें सवाल नंबर 11 में है, निम्नलिखित मई 2014 के व्यवहारों को शशांक के रोजनामचा में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए ये उपज खर्च के व्यवहार हैं। तो उपज खर्च व्यवहार में जैसे 1 तारीख को है, दुकान के उद्घाटन प्रसंग पर चाय पानी व नाश्ता खर्च के 500 चुकाए। तो यहाँ पर खर्च है तो हमको उपज खर्च का नियम मालूम है, खर्च है तो उधार करो, उपज है तो जमा करो। तो यहाँ पर खर्च उधार हो जाएगा, और सामने रोकड़ है तो रोकड़ खाते जमा होगा, और चेक है तो बैंक खाते जमा होगा। तो इस तरह से इसकी प्रविष्टि होगी। और दूसरा, इसमें जैसे चाय पानी है, नाश्ता है, जिसको हम एक शब्द देते हैं फुटकर खर्च कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एंट्री बनाएंगे, फुटकर खर्च खाते उधार और रोकड़ खाते का, ऐसी एंट्री हम लिख सकते हैं। तो पहली एंट्री हमारी इस तरह से हो जाएगी, हम लिखेंगे 1 तारीख को फुटकर खर्च खाते उधार, फुटकर खर्च खाते उधार और रोकड़ खाते का, रोकड़ खाते का, और यहाँ रकम जो खर्चा हुआ है 500 रुपया वो दर्शा देंगे। विवरण लिख सकते हैं, उद्घाटन के संदर्भ में खर्चा किया या खर्च चुकाया ऐसा। फिर उसके बाद देखिए अगला व्यवहार है, दुकान के लिए जरूरी हिसाबी रजिस्टर बहियाँ 400 में खरीदे। अब यहाँ पर दुकान के लिए खरीदे तो ये हिसाबी बहियाँ को हम क्या बोल सकते हैं, स्टेशनरी। तो
तो इसको हम कहेंगे स्टेशनरी। और कैसे चुकाए? 400 रुपये में रोकड़। तो स्टेशनरी खर्च होगा इसको, पेन है, पेंसिल है, रबड़ है, बहिया है, ये सब। तो स्टेशनरी खर्च खाते उधार रोकड़ खाते का, रोकड़ जाएगी। तो इसलिए इसकी एंट्री इस तरह बना देंगे, स्टेशनरी खर्च खाते उधार, स्टेशनरी खर्च खाते उधार और रोकड़ खाते का। रोकड़ खाते का, और इसमें रकम है 400 रुपया उधार में और जमा में 400। विवरण दे देंगे हिसाबी बही में, हिसाबी बही खरीदे उसका या रजिस्टर वगैरह खरीदे उसका। फिर उसके बाद देखिए 3 तारीख को मजदूरी 200, लारी भाड़ा के 100 चुकाए। यहाँ पर 2 खर्च साथ में दिया तो संयुक्त रोज नामचा बन जाएगा, मजदूरी खाता उधार, लारी भाड़ा खाता उधार और रोकड़ खाते का। तो ऐसे अपने संयुक्त एंट्री इसमें बना सकते हैं। तो मजदूरी खाता उधार यहाँ पर हम लिखेंगे मजदूरी, या मजदूरी खर्च खाता लिख सकते हैं, मजदूरी खर्च खाता उधार, लारी भाड़ा खाता उधार, ये सब खर्च उधार होगा, लारी भाड़ा खाता उधार और रोकड़ खाते का। रोकड़ खाते का यहाँ पर कुल खर्च है 200 और कुल मिला के मजदूरी खर्च 200 और 100, लारी भाड़ा 100, दोनों मिला के 300। ये एंट्री हो गई। फिर उसके बाद है अगला व्यवहार 5 तारीख को है दुकान भाड़ा 500, घर भाड़ा 300 चुकाया। अब यहाँ देखिए दुकान भाड़ा धंधे का है, घर भाड़ा निजी है। तो दुकान भाड़ा खाते उधार, आहरण खाते उधार, रोकड़ खाते का। किस तरह से हो जाएगा? यहाँ लिखेंगे दुकान भाड़ा खाते उधार, दुकान भाड़ा खाते उधार और घर भाड़ा यानी आहरण, आहरण खाते उधार। और दोनों रकम जो है चुकाई गई इसके अंदर रोकड़, तो रोकड़ खाते का। रोकड़ खाते का रकम लिख देंगे 500 और 300, 500 300 कुल मिला के 800। इस तरह से फिर 10 तारीख को कमीशन के 400 मिले, आवक हो रही है तो खर्च उधार करते हैं तो आवक जमा करेंगे। तो कमीशन जमा होगा, रोकड़ उधार होगा, रोकड़ खाते उधार कमीशन खाते का, रोकड़ खाते उधार और कमीशन खाते का। कमीशन उपज है तो जमा। बहुत ही आसान है, आप थोड़ा सा ध्यान रखते जाएंगे तो आपको पूरा समझ में आता जाएगा। रोकड़ और कमीशन 400 रुपया है, अमाउंट लिख देंगे, उधार में 400, जमा में 400। कमीशन प्राप्त हुआ, विवरण हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है 12 तारीख को। 12 तारीख को यहाँ दिया है दलाली के 800 का चेक मिला। तो यहाँ पर चेक मिला तो बैंक आ जाएगा, और दलाली उपज है जमा हो जाएगा। तो बैंक लेने वाली, बैंक खाता उधार दलाली खाते का, इस तरह से आएगा। बैंक खाता उधार, बैंक लेने वाली, बैंक खाता उधार और दलाली खाते का। दलाली खाते का रकम 800 रुपया। ठीक है, तो इस तरह से विवरण में दलाली का प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद अब अगला व्यवहार है 15 तारीख को गुजरात समाचार के विज्ञापन के 300 चुकाए। देखिए गुजरात विज्ञापन के चुकाए तो अपने जैसे पेपर में एडवर्टाइजमेंट देते हैं उसका खर्चा है ये, तो विज्ञापन खर्च कहेंगे इसको। तो विज्ञापन खर्च उधार करेंगे। और दूसरा 300 चुकाए तो इसको हम चेक तो दिया नहीं तो रोकड़ मानेंगे इसको। तो विज्ञापन खर्च खाते उधार रोकड़ खाते का, इस तरह एंट्री बनाएंगे। विज्ञापन खर्च
खाते उधार, रोकड़ खाते का, रोकड़ खाते का, और इसका विज्ञापन का खर्च है 300 रुपया, तो उधार में 300 और जमा में 300, विवरण में विज्ञापन खर्च चुका है। फिर देखिए उसके बाद अगला व्यवहार है, अगला व्यवहार है 20 तारीख को इक्विटी शेयर का डिविडेंड 500 मिला। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड 500 मिला, तो उसकी एंट्री बताएंगे। तो डिविडेंड अपनी आवक है, डिविडेंड यानी शेयर पर ब्याज, तो शेयर का ब्याज अपनी आवक है, तो आवक के रूप में उसको हम जमा करेंगे डिविडेंड को। और सामने यहाँ पर डिविडेंड मोस्ट ऑफ आपको चेक से मिलता है, बाई चेक, तो इसको बैंक खाता बताने का, तो बैंक लेने वाली बनेगी। तो यहाँ पर अपने लिख देंगे बैंक खाता उधार, बैंक खाता उधार और डिविडेंड खाते का, डिविडेंड खाते का। तो डिविडेंड की रकम 500 रुपया और ये 500 रुपया, ठीक है। तो इस तरह से डिविडेंड का चेक मिला या डिविडेंड मिला, ऐसे एंट्री इसकी हम दर्शा देंगे। फिर आगे है अगला व्यवहार आता है इसके बाद, और ये व्यवहार है 24 तारीख का। एसआर कंपनी ने डिबेंचर का 1000 ब्याज चेक से चुकाया। यानी अब यहाँ भी देखिए हमने डिबेंचर जो है लिया हुआ है, तो उसका ब्याज हमको मिल रहा है, तो इसका ब्याज भी हमारी इनकम होगी, तो जो भी इनकम वो जमा करेंगे, तो डिबेंचर का ब्याज जमा करेंगे और बैंक खाता उधार करेंगे। तो उसी तरह से बैंक खाता उधार और डिबेंचर पर ब्याज खाते का, ब्याज खाते का, और डिबेंचर का ब्याज हमको मिला 1000, तो रकम 1000। फिर उसके बाद है अंतिम व्यवहार, दुकान के लिए 3000 की कीमत का साइन बोर्ड बनवाया। अब यहाँ ध्यान रखना, साइन बोर्ड जानते हैं, अब दुकान का बोर्ड जो बनता है जिस पर दुकान का नाम वगैरह लिखा जाता है, तो उसको हम यहाँ फर्नीचर कह सकते हैं। तो फर्नीचर कहेंगे तो फर्नीचर खाता उधार, और रोकड़ दिया तो रोकड़ खाते का। तो इस तरह से इसकी एंट्री बता देंगे, फर्नीचर खाते उधार, रोकड़ खाते का। साइन बोर्ड को फर्नीचर के रूप में ले रहे हैं, फर्नीचर खाते उधार, साधन संपत्ति में फर्नीचर खाते उधार, रोकड़ खाते का, रोकड़ खाते का, और बोर्ड की कीमत 3000, यहाँ 3000 रुपया दर्शा देंगे रकम 3000। अब इसका हम दोनों साइड का टोटल करके कुल योग लिख करके इसका आंसर बता देंगे, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, तो इसमें देखिए रोकड़ बट्टा और व्यापारी बट्टा के बारे में थोड़ा सा। तो रोकड़ बट्टा के बारे में जानिए कि रोकड़ बट्टा व्यापारी ग्राहक को देता है, जो फुटकर व्यापारी होता है वो अपने ग्राहक को रोकड़ बट्टा देता है। और व्यापारी बट्टा के बारे में क्या बताएंगे, तो व्यापारी बट्टा उत्पादक व्यापारी को देता है, जो थोक व्यापारी होता है वो छोटे व्यापारी को रोकड़ व्यापारी बट्टा देता है। दूसरा, रोकड़ बट्टा तुरंत या निश्चित समय पर रोकड़ भुगतान करने पर मिलता है, यानी रोकड़ जल्दी भुगतान हो जाए उसके लिए आकर्षण दिया जाता है। उसको व्यापारी बोलता है कि भाई तुम 10 दिन में दे दो तो तुमको मैं इतना पैसा और छोड़ देता हूँ। तो इस तरह से जितना पैसा छोड़ता है वो डिस्काउंट हो गया उसका, तो कैश डिस्काउंट हुआ। तो ये तुरंत मिलता है, तुरंत पेमेंट करो, तुरंत पैसा और कम कर देगा वो। तो तुरंत या निश्चित समय पर रोकड़ भुगतान कर मिलता है। और व्यापारी बट्टा व्यवहार होने पर तुरंत मिलता है, ये व्यापारी का रीत रस्म है। 10% बट्टा व्यापारी है तो आपको तुरंत मिल जाएगा, चाहे उधार मार खरीदो चाहे रोकड़ खरीदो। लेकिन रोकड़ व्यवहार में रोकड़ के समय ही बट्टा मिलेगा। फिर व्यापारी बट्टा घटाने के बाद की कीमत पर गिना जाता है। रोकड़ बट्टा जब गिना जाएगा तो पहले व्यापारी बट्टा घटेगा, तब उसके बाद रोकड़ बट्टा गिना जाता है। जबकि रोकड़ व्यापारी बट्टा जो है वो छपी कीमत या मूल कीमत पर गिना जाता है, जो उसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है MRP, उस पर गिना जाता है ये। फिर रोकड़ बट्टा के बारे में, इसका हिसाबी में लेखा किया जाता है। जैसे हमने आगे देखा ये थे ना कि बट्टा खाते उधार आ गया जाता है। तो अगर बट्टा हम दे रहे हैं या हम ऐसा कहो कि माल खरीद रहे हैं तो हमको बट्टा मिलेगा, और हम माल बेच रहे हैं तो बट्टा हमको देना पड़ेगा। तो दिया बट्टा लिया बट्टा, ऐसा दो तरह से होता है।
और हिसाबी बही में व्यापारी बट्टा लिखा नहीं जाता। आगे हमने व्यवहार किए तो उसमें हमने व्यापारी बट्टा खाली माइनस कर दिया, उसमें ऐसा नहीं लिखा व्यापारी बट्टा खाते उधार या व्यापारी बट्टा खाते जमा, ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और एक इसमें एक पॉइंट आपको समझने का है इसके अंदर, और वो है कसर। उसके बारे में देखिए, लेन देन के निपटारा, जब लेन देन होने लगता है फाइनल, व्यापारी बट्टा भी कट गया, रोकड़ बट्टा भी कट गया, सब कुछ पेमेंट हो गया, सबका हिसाब हो गया, अब पेमेंट जो देने की बारी आई तो उस समय क्या होता है कि निपटारा के समय रकम के ऊपर कुछ रुपया या पैसा छोड़ दिया जाता है। तो अगर वो छोड़ दिया जाए तो वो कसर हो जाएगा। ये भी एक तरह से रोकड़ बट्टा ही माना जाता है। तो अगर हमको कसर मिलता है तो प्राप्त हुआ, अगर हम दे रहे हैं तो हमारे लिए वो दिया हो गया, दिया बट्टा के रूप में हो गया। जैसे इसके अंदर हमको ऐसा हुआ कि भाई 5,045 रुपया 50 पैसा ये पेमेंट करने को आ रहा है, ये अमाउंट हमको पेमेंट करने को आ रहा है। तो सामने हमने उसके साथ व्यवहार करके और बताया कि भाई ऊपर का रकम छोड़ दो, राउंड फिगर दो, तो राउंड फिगर हमने कितना दिया, 5,000 दिया। तो ऐसी कंडीशन में ये जो 45 रुपया ऊपर का छूट गया, 50 पैसा भी छूट गया, तो 45 रुपया 50 पैसा जो है कसर हो गया, क्योंकि वो लेन देन की ऊपर की रकम को छुड़वा लिया गया। तो इस तरह से कसर यानी छोटी रकम या मामूली रकम का लेन देन में छूट कराया जाए वो कसर होता है। तो रोकड़ बट्टा और व्यापारी बट्टा और कसर ये सब डिस्काउंट के हैं, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, इस तरह से दोनों हो ये। और उसके बाद कसर को भी हम रोकड़ बट्टा के रूप में ही इसको भी हम समझेंगे या जानेंगे इसके बारे में। अब इसके बाद हम सवाल देखते हैं इसके अंदर हमारी किताब से। तो यहाँ देखिए, ये है व्यापारी बट्टा, रोकड़ बट्टा या डूबत ऋण से संबंधित व्यवहार इसमें दिए गए हैं। तो इसमें थोड़ा एक सवाल देख लेते हैं। जैसे 2014 जून का व्यवहार है, इसमें 50,000 रोकड़, 10,000 का माल स्टॉक, 15,000 का देनदार से धंधा प्रारंभ किया। आप देखो, धंधा में रोकड़ आ रही है तो रोकड़ खाते उधार, माल स्टॉक आ रहा है तो माल स्टॉक खाते उधार, देनदार अपनी संपत्तियाँ लेना है तो इसको भी उधार करेंगे। तो ये सब उधार करके और उसके बाद हम क्या कर देंगे, पूंजी खाते जमा कर देंगे, क्योंकि मालिक धंधा शुरू करते समय जो भी रोकड़ माल संपत्ति लाए वो सब क्या होता है, पूंजी कहा जाता है। तो इसकी एंट्री देखिए हम करेंगे यहाँ पर खाता बना करके। तो सबसे पहले इसमें 14 तारीख को जून 1, पहली जून को एंट्री करेंगे। रोकड़ खाते उधार 50,000 यहाँ पर एंट्री होगी। रोकड़ खाते धंधे में जो आए सब उधार, रोकड़ खाते उधार 50,000। दूसरा क्या आता है धंधे में, माल स्टॉक आ रहा है तो माल स्टॉक खाते उधार, माल स्टॉक खाते उधार 10,000। माल स्टॉक के बाद देनदार ये अपना लेना है, इसको उधार करेंगे तो देनदार खाते उधार, और देनदार है 15,000। और ये सब पूंजी के रूप में मालिक लाता है तो इसको हम पूंजी खाते का जमा करेंगे, पूंजी के नाम से। पूंजी खाते का हो जाएगा 75,000। तो संयुक्त रोज नामचा हमने सारी जो भी मालिक के द्वारा ला गया सबको उसको हम एक साथ जमा कर दिए पूंजी के रूप में। विवरण में देखो, रोकड़ माल और देनदार धंधे में लाए। उसके बाद देखिए अगला व्यवहार है 2 तारीख को, श्रीमती शारदा के पास से 20,000 की लोन 10% ब्याज पर लिया। तो यहाँ पर शारदा के पास से 20,000 की लोन 10% ब्याज पर लिया। तो यहाँ आपको खास ध्यान रखना है कि जब लोन ले रहे हैं, दे रहे हैं बराबर, तो वहाँ परसेंट का कोई मतलब नहीं है, यानी आपको गिनती नहीं करना है, आपको सीधा अमाउंट देखना है कितने की लोन हुई है, 20,000 की। अब धंधे में 20,000 आ रहा है लोन के रूप में तो रोकड़ में आएगा, चेक हो तो बैंक से आएगा। तो रोकड़ खाते उधार और श्रीमती शारदा की लोन खाते का, व्यक्ति देने वाले खाते जमा। तो रोकड़ खाते उधार, रोकड़ खाता उधार, लोन की रकम है 20,000। और या ऐसा लिख दो 10% की लोन खाते का तो भी चलेगा, 10% की लोन खाते का, या श्रीमती शारदा की लोन खाते का, ऐसा भी आप ले सकते हैं। तो लोन खाते का 20,000, ये हो गया विवरण में, संक्षिप्त में लोन लिया ऐसा लिखने का। फिर देखिए 3 तारीख को है रामेश्वर स्टोर्स में से 8,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा से खरीदा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये व्यवहार कैसा है, उधार की नगद
तो ये व्यवहार आपको उधार व्यवहार के रूप में गिना जाएगा। तो खरीदी से माल आएगा। अब व्यापारी बट्टा हम जानते हैं कि उधार व्यवहार में भी कटता है, रोकड़ व्यवहार में भी कटता है। तो 8,000 का 10% काटेंगे तो 800, 8,000 का 10% निकालोगे आप कैलसी से तो 800 आएगा, और 8,000 में 800 माइनस करोगे तो 7,200 आएगा। तो 7200 रुपये का व्यवहार हुआ व्यापारी बट्टा काट के। तो खरीद खाते उधार 7200, रामेश्वर स्टोर्स खाते का 7200, ऐसा लिखेंगे। खरीद खाते उधार व्यापारी बटाव घटा के खरीद खाते उधार रामेश्वर स्टोर्स खाते का व्यवहार उधार है, इसलिए व्यक्ति का नाम खाते का व्यापारी बट्टा लेस करके 7,200। यहाँ हमने खाली माइनस कर दिया व्यापारी बट्टा, एंट्री करने की जरूरत नहीं है। 10% व्यापारी बट्टा से माल खरीदा। उसके बाद आता है गायत्री स्टोर्स, अगला व्यवहार है। अगला गायत्री स्टोर्स को 5,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा से बेचा। अब ये भी देखिए उधार व्यवहार ही है, इसको भी कहेंगे। तो यहाँ पर गायत्री स्टोर्स लेने वाला हुआ, तो गायत्री स्टोर्स खाता उधार, माल जाता है बिक्री खाते जमा, और यहाँ 5,000 का 10% 500, तो 500 रुपया माइनस करेंगे तो 4,500 रुपया व्यापारी बट्टा काट के आएगा। तो गायत्री स्टोर्स खाते उधार बिक्री खाते का अगला व्यवहार है। गायत्री स्टोर्स खाते उधार और बिक्री खाते का बट्टा काट के रकम दर्शाएंगे तो 4,500, 4,500। उसके बाद आता है व्यवहार अगला, आगे व्यवहार इसके बाद है राधा किशन स्टोर्स में से 15,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा से और 10% रोकड़ बट्टा से खरीदा, आधी रकम का चेक दिया। अब देखिए यहाँ पर राधा किशन में से 15,000 का माल खरीदे, तो उसमें 10% जो है व्यापारी बट्टा है, 10% रोकड़, आधी रकम का चेक दिया। तो जो आधी रकम का पेमेंट हुआ वहाँ पर हमको बट्टा गिनना पड़ेगा। तो देखिए हमने गणना दर्शाया हुआ है इसके अंदर। ये देखिए 7 तारीख को 15,000 का माल खरीदा, उसमें पहले तो व्यापारी बट्टा माइनस कर देंगे 10%, तो 1,500 माइनस हो गया। तो हमारी खरीदी कितने की हुई? खरीदी हुई हमारी 13,500। तो 13,500 की खरीदी हुई, खरीद खाता 13,500 होगा, बट्टा पहले घटा देंगे। अब उसके बाद 2 भाग करेंगे इसके, तो 50% रकम यानी आधी रकम, तो यहाँ पर आपको 10% रोकड़ बट्टा दिया है, तो जो आधी रकम चेक से चुकाया जा रहा है उस पर तो बट्टा गिनेंगे, रोकड़ बट्टा है, लेकिन जो आधी रकम बाकी है उस पर बट्टा नहीं गिनेंगे। तो आधी रकम गिनेंगे 50%, तो 6,750 ये राधा किशन स्टोर्स खाते, क्योंकि इसके प्रति हमारा देना बनेगा, तो इसको हम वो नाम से दर्शा देंगे। और दूसरा जो आधी रकम का चेक दे रहे हैं उस पर हमको बट्टा का लाभ मिलेगा, कैश बट्टा मिलेगा। तो 6,750 का 10% करेंगे तो 675 रुपया बट्टा मिलेगा। इस तरह हमको चेक कितने का देने को आएगा? 6,075 का चेक देंगे हम, बैंक खाता यानी पेमेंट। तो रोकड़ बट्टा की एंट्री होती है, तो बट्टा खाता हम कितना लिखेंगे? 675, और बैंक खाता कितने लिखेंगे? 6,075, और राधा स्टोर्स खाता लिखेंगे आधी रकम 6,750, और खरीद खाता लिखेंगे 13,500। ये गणना आपको ध्यान रखने का है, और इसके आधार पर गिनती करके लिखेंगे इसके अंदर। तो अब इसकी एंट्री हम करते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर सबसे पहले तो खरीदी हुई है इसके अंदर, तो इसके अंदर खरीद खाता उधार गणना के अनुसार आपको देखना है। खरीद खाता उधार व्यापारी बट्टा काट के आया था 13,500, खरीद खाता उधार हो गया। उसके बाद जो रकम अभी साख पर है, उधार है, तो उतना अपने दायित्व के रूप में हम इसको राधा किशन स्टोर्स को जमा करेंगे। राधा किशन स्टोर्स खाते का आधी रकम जो अभी पेमेंट होना बाकी है 6,750, और जो पेमेंट कर रहे हैं वो बैंक खाते का चेक दे रहे हैं, तो बैंक खाते का जो हमने पेमेंट दिया उसको बट्टा काट के हमने कितना दिया? 6,075, ये पेमेंट हमने उसको दिया बट्टा काट के 6,075, 6,075। और जो हमको डिस्काउंट मिला यहाँ उसको हम यहाँ एंट्री करेंगे बट्टा खाते का, बट्टा खाते, ये प्राप्त बट्टा है,
माल खरीदेंगे तो हमको बट्टा प्राप्त होगा, तो प्राप्त बट्टा है इसलिए जमा कर रहे हैं, तो बट्टा खाते का और रकम है 675। ठीक है, तो इस तरह से ये अमाउंट जो है, ये रकम आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। फिर उसके बाद अब अगला व्यवहार आता है 10 तारीख को। 10 तारीख के व्यवहार में विभूति के पास से 5000 का माल भेजने का ऑर्डर मिला। तो 5000 का माल भेजने का ऑर्डर मिला, तो ये तो कैसा व्यवहार हो जाएगा, बिन आर्थिक व्यवहार हो जाएगा 10 तारीख को। तो 10 तारीख को खाली हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, बिन आर्थिक व्यवहार। बिन आर्थिक व्यवहार। फिर उसके बाद हम आगे व्यवहार इसके बाद आता है 12 तारीख को। विभूति के पास से के ऑर्डर के अनुसार 10% व्यापारी भट्टा से भेजा, जो माल उसका ऑर्डर था, तो वो हमने 10% व्यापारी भट्टा से, और लारी भाड़ा 50 रुपया नकद चुकाए। इस तरह से इसमें एंट्री बताया गया है। तो इसमें पहले तो इसका ऑर्डर देखते हैं, तो इसका ऑर्डर कितने का था, 5000 का था। तो 5000 का 10% यहाँ पर लेस हो जाएगा व्यापारी भट्टा, तो यानी 4500 का माल हुआ। तो 4500 का माल इसको हम भेजेंगे विभूति को, विभूति खाता उधार करेंगे और बिक्री खाता जमा करेंगे। तो यहाँ पर अपनी एंट्री हो जाएगी विभूति खाते उधार, विभूति खाते उधार और बिक्री खाते का, बिक्री खाते का, और रकम है व्यापारी भट्टा काट के 4500। और फिर इसी में एक व्यवहार और है कि उसकी तरफ से हमने यानी लारी भाड़ा का रोकड़ चुकाया, ऐसा बोला गया है। तो लारी भाड़ा रोकड़ चुकाया तो खर्च है, तो लारी भाड़ा खाते उधार रोकड़ खाते का उसी तारीख को लारी भाड़ा खाता उधार और रोकड़ खाते का, और रकम है 50। ठीक है, इस तरह से ये लारी भाड़ा की भी अलग से एंट्री हमने दर्शा दिया। फिर उसके बाद है 15 तारीख को। विभूति दिवालिया घोषित होने से 300 डूबत ऋण हुई और बाकी रकम का चेक मिला। अब यहाँ पर विभूति दिवालिया हुआ, तो विभूति से हम कितना मांगते थे, 4500। उसको हमने माल कितने बेचा था, 4500 का माल बेचा था। अब दिवालिया होने से उसके पास से 300 डूब जाएगा, यानी वो नहीं मिलेगा। तो मिलेगा कितना फिर, तो 4500 में 300 डूब जाएगा, तो मिलेगा कितना, 4200। तो इसलिए इसको लिखेंगे बैंक खाता उधार, जो प्राप्त होगा वो बैंक खाता उधार 4200 मिलेगा। और डूबत ऋण का नुकसान होगा, इसलिए उधार करेंगे, तो डूबत ऋण खाता उधार 300 रुपया नुकसान हुआ, और देनदार हुआ विभूति, तो विभूति खाते का इसका हिसाब खाता क्लोज हो गया 4500। 4500 में से 300 डूबत ऋण हुआ और बाकी 4200 मिला। ठीक है, उसके बाद अब अगला व्यवहार है अनुपम के 1050 के बाकी लेना पेटे 1000 चेक देकर चुका दिया। तो अपने को देना था कितना, 1050 कसर देखो तो ये, और 1000 उसको हमने चेक दिया, 50 रुपये, यानी हमको कसर मिल गई या बट्टा मिल गया। तो इस तरह से ये पेमेंट। अब अनुपम कौन हुआ यहाँ पर, अनुपम लेने वाला, तो लेने वाले खाते उधार, बैंक देने वाली जमा, और कसर जो हमको लाभ मिल रहा है वो जमा। तो इसके लिए उसकी एंट्री बताएंगे यहाँ पर। अब अनुपम खाते उधार, अनुपम खाते उधार, इसका पूरा हिसाब है 1050, और हमने उसको बैंक खाते चेक दिया है 1000 का, बैंक खाते का 1000, और हमको छूट मिली कसर, कसर खाते का 50। इस तरह से 50 रुपया कसर के साथ उसका हिसाब चुकता कर दिया। और अंतिम एंट्री है ईमानदार के पास से अपलिखित डूबत ऋण के 1500 नगद मिले। तो यहाँ पर नगद मिले, तो इसका मतलब ये आवक हुई, अपनी रोकड़ आवक हुई,
और दूसरा डूबत ऋण अपने, क्योंकि उसको हमने नुकसान मान लिया था, वो मिल रहा है अमाउंट, तो फिर हमारी वो इनकम हो जाएगा, आवक हो जाएगा। तो इसलिए इसमें रोकड़ खाते उधार, चेक से मिले तो बैंक खाते उधार, तो रोकड़ खाते उधार डूबत ऋण वापसी शब्द यहाँ पर बताएंगे वो लिखेंगे। तो रोकड़ खाते उधार, रोकड़ खाते उधार, रोकड़ खाते उधार 1500 का डूबत ऋण था, वो मिला वापस। यहाँ पर नाम नहीं आएगा बल्कि डूबत ऋण वापसी खाता लिखेंगे। डूबत ऋण वापसी खाते का 1500। और अब जैसा बताया कि हर प्रश्न की तरह इसमें भी आपको इसका कुल योग कर देने का, किस तरह से आपका ये प्रश्न कंप्लीट होता है, और आपको प्रश्न समझ करके और अच्छी तरह से इसको आप लिखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। धन्यवाद।